सिंपली जब चार्जेस फ्लो करते हैं पर यूनिट टाइम इंटरवल, यूनिट टाइम में कितने चार्जेस फ्लो करते हैं, दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू अ कंडक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड द करंट और इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, कंडक्टर की हम इसलिए बात करें बिकॉज हमें पता है करंट हमेशा कंडक्टर में से फ्लो करता है, इंसुलेटर में से फ्लो नहीं करता है। तो कोई भी ऐसा कंडक्टिंग मटेरियल्स, कोई वो मेटेलिक एलिमेंट हो सकता है, कोई मेटल हो सकती है। कंडक्टर यानी कि आपके पास जो सोर्स है वो कंडक्टर होना चाहिए, जो कि जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जो है वो या करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो कर सके। तो सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस dq over dt, here q is the charge। तो चेंज, फॉर एग्जांपल आपके पास किसी भी कंडक्टर में डेल्टा टी टाइम के दौरान डेल्टा क्यू चार्ज जो है फ्लो को कर रहा है। ठीक है, आपके पास कोई कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसमें से डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू चार्ज अगर फ्लो करता है तो सिंपली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डी क्यू ओवर डी टी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी टी। इसका यूनिट क्या बनेगा, देखिए ऊपर आपके पास चार्ज है, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, नीचे आपके पास टाइम है, तो ये हो गया कूलम पर सेकंड। कूलम पर 1 कूलम पर सेकंड इज इक्वल टू 1 एम्पियर। So unit of electric current is 1 ampere. SI unit of current is called the ampere, and 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. चार्ज कैरियर्स। अब नेक्स्ट देखिए, हम बात अभी कर रहे थे चार्जेस के फ्लो करने की, तो जो चार्जेस हैं वो किस किस्म के हो सकते हैं, यानी कि चार्ज कैरियर्स जो हैं वो किस किस्म के हैं। ये मेटल्स में, मेटेलिक सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर नॉर्मली जो होते हैं दैट आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर बाउंड, नो नॉट बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर रिस्पांसिबल फॉर अ फ्लो ऑफ करंट इन द मेटल और मेटेलिक सेमीकंडक्टर्स। दे मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, चार्ज के लिए अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं तो सिंपल कंडक्टर्स में तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अगर आप इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्टर्स की बात करें तो फिर वो पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें गैसेस की, तो गैसेस में वो फिर जो है इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं अगर आप गैसेस की बात करें। सिंपल कंडक्टर्स में वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टर्स हैं तो उसमें फिर वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं, ये सारी की सारी जो स्पीशीज हैं, सारी की सारी जो है वो चार्ज कैरियर्स हैं। दे कुड बी रिस्पांसिबल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नाउ व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन कॉन्टिन्यूअस रैंडम मोशन। ठीक है, तो हमेशा करंट की जो डायरेक्शन होती है, लेकिन एक तो ये कि करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के बगैर सेटअप नहीं होगा। जब भी कहीं पे चार्जेस फ्लो करेंगे तो हमेशा क्या होता है, सबसे पहले वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेटअप होती है, या अगर आप एक्सटर्नली अप्लाइड कर रहे हैं तो आपने एक्सटर्नल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लो पोटेंशियल टर्मिनल से हाई पोटेंशियल टर्मिनल ऑफ बैटरी की तरफ जो है वो मूव करते हैं। ठीक है ना, they always move from low potential terminal to the high potential terminal of battery, and that called the electronic current. They generate the electronic current। तो इसकी जो कन्वेंशनल डायरेक्शन बनेगी इलेक्ट्रिक करंट की, कन्वेंशनल जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल होती है। ठीक है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। सिंपली जो भी टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होगा उससे लेके दूसरी जो लो पोटेंशियल पे टर्मिनल होगा उसकी तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, ऑलवेज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल। हियर यू कैन सी, ये आपके पास कोई ये जो आपको पार्ट नजर आ रहा है, दिस इज द पार्ट ऑफ अ क्रॉस सेक्शनल पार्ट, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर, and it is connected with external source of battery, a positive terminal, and this end is connected with the negative terminal of the battery. Now when you connect in this configuration, the charges flow। देखिए इसके अंदर ये जो है आपको ये सर्कल नजर आ रहे हैं, these are electrons। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, लो से हाई पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ जो ये मूव करें। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, जो भी हाई उस पे होगा, वोल्टेज भी होगा, हाई से वो लो की तरफ टर्मिनल की तरफ जो है पोटेंशियल टर्मिनल की तरफ जो है मूव करेंगे। तो द नेक्स्ट टर्म इज करंट डेंसिटी। ठीक है, सिंपल करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट डेंसिटी क्या होगी,
सिंपल करंट डेंसिटी आपके पास क्या है? देखिए जब हम मास डेंसिटी की बात करते हैं तो क्या होता है? मास डेंसिटी की बात करते हैं तो हम यूनिट मास, हम देखते हैं कि यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास जो है वो ऑक्युपाई हुआ है। इस तरह से जब हम करंट डेंसिटी की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया के अंदर कितना करंट जो है वो गुजर रहा है। सो द करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, current per unit cross sectional area passing through a conductor is called the current density. Current density is equal to di over dA. Di is the current which is passing through the cross sectional area dA of the conductor. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। यहाँ से अगर हमने इसको, यहाँ से अगर करंट आप निकालना चाहें, करंट डेंसिटी को यूं डिफाइन कर सकते हैं, और करंट डेंसिटी से अगर आप करंट निकालना चाहें तो आप सिंपल इसकी इंटीग्रेशन करें, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, और उसके बाद देन इस तरफ, दोनों तरफ जो है आप इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपके पास करंट आई आ जाएगा। तो आई किससे इंटीग्रल जे डॉट डी है। अगर आपको इनिशियली करंट डेंसिटी गिवन है, ठीक है, आपको एरिया पता है कि आपके कंडक्टर का, मेटालिक कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, तो वहां से सिंपली आप करंट फाइंड कर सकते हैं। हियर वेयर जे इज द कांस्टेंट ओवर द सरफेस, ठीक है, जो भी आपकी गिवन सरफेस होगी उसके ऊपर जे जो है करंट डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट होगी, एंड इट ऑलवेज बी एट राइट एंगल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ए। ठीक है ना, हमेशा राइट एंगल होगी। I इज इक्वल टू जे ए, ठीक है, यहाँ से आप इसका करंट को भी डिफाइन कर सकते हैं और सिंपली करंट डेंसिटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसका रिलेशन है। अगर आपको करंट पता है, एरिया ए पता है, तो आप बता सकते हैं कि उस मेटेलिक कंडक्टर में से की करंट डेंसिटी क्या है। इज द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होती है और रेजिस्टेंस क्या होती है। सबसे पहले तो कंडक्टेंस को देखते हैं कि सिंपली कंडक्टेंस क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। किसी भी मटेरियल की जो रेजिस्टेंस होगी उसका आप इन्वर्स लेंगे तो आपके पास उसकी कंडक्टेंस आ जाएगी, यानी कि करंट फ्लो करने की एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है ना, कोई मटेरियल कितना कंडक्टिव है, उसकी वो सलाहियत, वो प्रॉपर्टी, वो एबिलिटी, दैट इज कॉल्ड द कंडक्टेंस। सिंपली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको आप वट एवर कोई भी सिंबल इसके लिए आप यूज कर सकते हैं, सिग्मा यूज कर लें, रो यूज करें, वट एवर कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वो जी यूज करें, जी इज इक्वल टू 1 ओवर आर, हियर आर इज द रेजिस्टेंस। तो ये सिंपली जो है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो अब इसका यूनिट क्या बनेगा, देखिए रेजिस्टेंस का यूनिट होता है सिग्मा, ठीक है ना, इसको इसका इसको इन्वर्स ले मैम लें, ओहम, ठीक, ओहम। सॉरी ओहम, जी जी मैम। इसको इन्वर्स कर लें, कंडक्टिविटी का यूनिट आपके पास क्या आएगा, सिंपली ओहम इन्वर्स, ठीक है, तो ये आपके पास इन्वर्स ऑफ रेजिस्टेंस आ जाएगा। सिमिलरली रेजिस्टिविटी अगर हम यहाँ से डिफाइन करें तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, द रेजिस्टेंस ऑफ वन ऑफ अ मटेरियल इज, यानी कि एक पर मीटर क्यूब जो है रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की कितनी है, ठीक है, पर मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर कितनी रेजिस्टेंस है उस मटेरियल की, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। इट इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय रो, ठीक है, इसके लिए हम नॉर्मली सिग्मा रेशियो, ये सॉरी टर्म जो है वो यूज करते हैं सिंबल। तो अब इसको डिफाइन अगर हम करना चाहें तो इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, उस कंडक्टर में के अंदर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुई है, वहां पे जनरेट हुई है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय द करंट डेंसिटी, एंड दिस रेशियो इज इक्वल टू द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। सिंपली देखिए ई आपको ऑलरेडी पता होगा, जे आप फाइंड कर सकते हैं, अभी हमने पीछे देखा करंट से, अगर आपको आई पता है, आपको ए पता है, तो आप जे फाइंड कर सकते हैं, करंट डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। और इस रिलेशन से अगर आपके पास करंट डेंसिटी भी है और ई भी है तो इन दोनों की रेशियो जो है वो सिंपली आपको क्या देगी, उस मेटालिक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी। तो यहाँ से आप इसकी सिंपल रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। हियर इसका यूनिट हमें पता है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओहम, और 1 ओहम किसके इक्वल होता है, देखिए ई यहाँ पे क्या है, जो भी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो होगा वो डिवाइडेड बाय द जे करंट डेंसिटी। तो इनका जो यूनिट होगा, इनके यूनिट्स ले लें, उसकी जो रेशियो होगी दैट इट विल बी इक्वल टू द 1 ओहम। The unit of resistance is ohm and the unit of resistivity is called the ohm meter, ठीक है ना, क्योंकि हम मीटर क्यूब में उसको देख रहे हैं, तो ओहम मीटर जो है रेजिस्टिविटी का यूनिट होगा। Now what is the conductivity?
कंडक्टिविटी अब किसका इन्वर्स होगा, किसका रेसिप्रोकल होगा, रेजिस्टिविटी का। ठीक है, सिंपल कंडक्टेंस किसके इन्वर्स है, रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो कंडक्टेंस का जो यूनिट होगा वो भी जो रेजिस्टेंस का यूनिट होगा उसका इन्वर्स ले लें। इसी तरह से कंडक्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा। रेजिस्टिविटी क्या थी, रो, तो कंडक्टिविटी क्या होगी, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। इसका यूनिट भी किसके इक्वल होगा, जो रेजिस्टिविटी का यूनिट है उसका आप इनवर्स ले लें। ओहम मीटर रेजिस्टिविटी का यूनिट है तो ओहम मीटर का आप इनवर्स ले लें, दैट विल बी द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज सिंपली द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। Now let's check, is there any relation between resistance and resistivity of a conductor। ठीक है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के दरमियान में रिलेशन क्या है। लेट्स सपोज वी हैव अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है, कोई सिलेंड्रिकल कंडक्टर है, उसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो A है। अब हमने क्या किया, उस सिलेंड्रिकल कंडक्टर के अक्रॉस जो हमने कोई ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है, वो अप्लाई कर दिया उसके दोनों एंड्स के ऊपर कंडक्टर के। लेट्स सपोज वो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई किया है दैट इज V। ठीक है, यानी कि आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स से उसको पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, दोनों एंड पे पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट है। नाउ उससे क्या होगा, जब आप पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करेंगे तो उसमें से करंट आई, जब चार्जेस मूव करेंगे तो करंट कोई ना कोई डेफिनेटली करंट फ्लो करेगा, दैट लेट्स सपोज दैट करंट इज आई व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड इन कंडक्टर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिंपली किस तरह से डिफाइन करते हैं, इज इक्वल टू V ओवर L। ठीक है, V ओवर D होता है, तो यहाँ पे D यानी कि लेंथ हमारे पास कंडक्टर की जो है वो दैट इज L, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी V ओवर L। अब करंट डेंसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, J इज इक्वल टू I ओवर A। ठीक है ना, तो रेजिस्टिविटी मटेरियल की क्या होती है, अभी हमने देखा था रेजिस्टिविटी किसके इक्वल थी, E ओवर J के। अभी हमने पीछे डेफिनेशन में देखा E ओवर J के इक्वल थी, तो E की हमें ये वैल्यू पता है, J में पता है इसके इक्वल है, तो सिंपली इनकी रेशियो ले लें E ओवर J। E की वैल्यू पुट करें, J की वैल्यू पुट करें, इसको थोड़ा सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा। अब हमें पता है बाय ओहम लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR, इसकी ये वैल्यू पुट कर दें, V इज इक्वल टू, यहाँ पे V की जगह पुट कर दें आई आर पुट करेंगे, ऊपर भी ये करंट कैंसिल हो जाएगा आई, तो आपके पास सिंपल पीछे क्या बचेगा, RA ओवर L। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे किसकी इक्वल आ जाएगी, RA ओवर L। और यहाँ से अगर आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो L को उधर ले जाएं और A को भी दूसरी साइड पे ले जाएं, तो ये आपका रो L ओवर A। तो ये आपके पास रेजिस्टिविटी इक्वल है RA ओवर L, और रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की किसके इक्वल होती है, सिंपली रो L ओवर A। यानी कि अगर आपको उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी पता है, उसकी लेंथ पता है, ठीक है, और आपको ये पता है कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, तो सिंपली जो है वो आप उसकी रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ से देखेंगे जो रेजिस्टेंस है किस चीज पे डिपेंड कर रही है, बेसिकली उस कंडक्टर की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड कर रही है। लेंथ है, जाहिर सी बात है, मटेरियल टू मटेरियल वेरी करी होगी, चेंज एक वेरिएबल है ये, ठीक है, चेंज हो सकता है। ए जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी एक वेरिएबल है, चेंज होगा, हर मटेरियल का डिफरेंट हो सकता है। तो रेजिस्टिविटी के ऊपर डिपेंड करिए, रेजिस्टिविटी भी हर मटेरियल की अपनी होती है, मटेरियल टू मटेरियल जो वेरी करती है, तो बेसिकली ये स्ट्रांगली रेजिस्टेंस डिपेंड कर रही है कि उस मटेरियल की नेचर किस किस्म की है, उसकी ज्योमेट्री किस किस्म की है। नाउ द नेक्स्ट वन इज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है एंड हाउ एन ईएमएफ सोर्स वर्क इन अ सर्किट। ठीक है, कि जब आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए नॉर्मली हम उसको फिर हम शॉर्ट करके कहते हैं ईएमएफ। ठीक है, फोर्स, तो जो ईएमएफ है वो फिर उसका सोर्स को जब किसी सर्किट में लगाते हैं तो वो किस तरह से फिर अपनी वर्किंग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ईएमएफ है क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। देखिए, कोई भी ऐसा डिवाइस दैट कैन मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। ये आपके पास एक सर्किट था, इस सर्किट के ये दो पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट है, ये जो आपको डॉट नजर आ रहा है, ये इस सर्किट के मतलब किसी भी सर्किट के दो पॉइंट्स के दरमियान, टू पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, उसके दरमियान अगर वो कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रख सकता है वो डिवाइस, तो दैट इज सिंपली कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, कोई भी ऐसा डिवाइस सोर्स जो दो पॉइंट लाइक से भी सर्किट के दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो है कोई पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रख सके, दैट इज सिंपली द ईएमएफ फोर्स। इन अदर वर्ड्स हम ये भी इसे कह सकते हैं द डिवाइस व्हिच कन्वर्ट्स
नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, कोई ऐसा डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ठीक है ना, ये जो सोर्स था उसकी जो एनर्जी थी वो नॉन इलेक्ट्रिकल थी, उसने उसको कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यानी कि ये जब आपने लगाया तो क्या किया, ये इसमें से कोई ना कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, तो उसने नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। दैट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब क्या कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे डिवाइसेस हैं जो ईएमएफ सोर्स के तौर पे एक्ट करते हैं? बैटरी और सेल दैट कैन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, यानी कि नॉन केमिकल एनर्जी जो है वो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो उसने इस नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया है। एक तो ये इसकी एग्जांपल है, बैटरी भी हो सकती है, सेल भी हो सकता है, दोनों। इसके अलावा जनरेटर, दे कैन आल्सो कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो उनका भी क्या काम है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि हर वो डिवाइस जो नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, दैट कैन बी यूज्ड एज अ ईएमएफ सोर्स। इसके अलावा सोलर सेल है, दे कैन आल्सो कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, वो लाइट एनर्जी को डायरेक्टली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी में। इसके वेल नोन एग्जांपल्स है, सोलर प्लेट्स आप यूज करते हैं, तो सोलर प्लेट्स में आप क्या करते हैं, आप बेसिकली सन लाइट्स को, लाइट एनर्जी को आप आगे फर्दर उससे आप करंट जनरेट करते हैं, आप बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो दिस ऑल सोर्सेज कैन बी यूज्ड एज द source of electromagnetic force, electromotive force. So normally it is represented by E। ठीक है, E का इसके लिए हम जो सिंबल जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, जब भी आपके पास ईएमएफ सोर्स की बात आएगी या सीट की बात आएगी, तो इसको हम लिए ये एक वेल नोन जो है वो सिंबल यूज करते हैं। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसको हमेशा इस तरह से हम एक एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये डॉट आपको लगा हुआ है और यू एरो एक सर्कल सा बना होगा, और उसके ऊपर ये टेल के टेल पे आपके पास एक सर्कल है, और हेड वाली साइड पे यूं एक एरो हेड बना हुआ है। एंड इट्स डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और हमेशा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी तरफ से निकल होगा आउटवर्ड, यानी कि पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी हमेशा। ठीक है ना, आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल, फ्रॉम आउटवर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एंड इनवर्ड टू नेगेटिव टर्मिनल, तो यूं हमेशा इसकी डायरेक्शन जो है वो होगी। So here in this circuit you can see, इसमें देखिए हमारे पास एक, फॉर एग्जांपल वी हैव अ सोर्स, ईएमएफ सोर्स, एंड इट इज कनेक्टेड विद द रेजिस्टर आर। ठीक है, कोई रेजिस्टर आर इसके साथ कनेक्ट किया है। नाउ दिस सीड ऑफ ईएमएफ कैन, इट कैन मेंटेन इट्स अपर टर्मिनल एट पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल, सम हाई पोटेंशियल जो कि पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और ये जो लोअर वाला ये टर्मिनल है, ये पॉइंट जो है इसके ऊपर वो कोई ना कोई लो पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल को मेंटेन किए रखी होगी। ठीक है ना, इस सोर्स का काम क्या है, उसने इस रेजिस्टर के अक्रॉस इस टर्मिनल पे, इस एंड पे कोई हाई पॉजिटिव पोटेंशियल मेंटेन किया हुआ है, और नीचे वाले लोअर एंड के ऊपर उसने कोई नेगेटिव लो पोटेंशियल जो मेंटेन किया है। तो दिस सोर्स कैन डज वर्क टू मूव पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक है ना, तो क्या इसका इसका मकसद क्या होता है, पर्पस क्या है कि जैसे ही चार्जेस इसमें एंटर होते हैं, तो वो एंटर क्या करते हैं, वो पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। उससे क्या होगा, सिंपली जब हम मूव करेंगे तो करंट एस्टेब्लिश होगा उस सर्किट के अंदर। सो व्हेन स्टेडी करंट इज एस्टेब्लिश इन अ सर्किट, जब करंट इसमें से स्टैब्लिश होगा, तो करंट स्टैब्लिश होने का क्या मतलब है कि इसके अंदर से कोई चार्जेस डी क्यू जो है वो कोई डी टी टाइम के अंदर पास हो रहे हैं, यानी कि डेल्टा टी टाइम के अंदर डेल्टा क्यू चार्जेस जो है वो फ्लो करेंगे, जिनकी वजह से कोई करंट आई जो है वो सर्किट के अंदर जनरेट होगा। उसी उससे क्या होगा, तो इसका मतलब है इनडायरेक्टली ये जो हमने सोर्स लगाया है, बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये कोई ना कोई वर्क डन कर रहा है, ये उन चार्जेस के ऊपर वर्क डन कर रहा है कि वो मूव करें हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ये उनको शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसने कोई वर्क डन किया, और वो वर्क डन दैट इज रिक्वायर्ड बेसिकली टू नीड द टू शिफ्ट दैट चार्जेस फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो वो किसके इक्वल होगा, इसका मतलब है कि उस हम ईएमएफ सोर्स को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, उन चार्जेस को मूव करने के लिए वर्क डन रिक्वायर्ड था, तो सिंपली लेट्स सपोज डी क्यू चार्जेस को फ्लो करवाने के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड है बाय दिस सोर्स ऑफ ईएमएफ, that is equal to dw. So simply we can define the electromotive force as dw over dq.
एंड सिंपली क्योंकि ये एक ऐसा डिवाइस है जो देखें वो पोटेंशियल को मेंटेन रखता है, तो पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है, वोल्ट। तो सिंपली इस ईएमएफ सोर्स का जो यूनिट होगा दैट विल बी वोल्ट। अच्छा, हमेशा ईएमएफ सोर्स से कोई ना कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, ठीक है। और वो चूंकि उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसकी कह लें एक बिल्ट इन क्वालिटी है जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते, कि वो आप कहेंगे कि आप उस रेजिस्टेंस को खत्म कर देंगे, तो वो उसके अंदर एक बिल्ट इन चीज होती है। हर ईएमएफ सोर्स की कोई ना कोई अपनी जो है इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो होती है। और बेसिकली होता है क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, सिंपली ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है ना, कि उनकी जो ऑपोजिशन मिलेगी चार्जेस को फ्लो करने के लिए, दैट विल बी सिंपली द रेजिस्टेंस ऑफ दैट ईएमएफ सोर्स। And that is a built-in quality intrinsic property, so you cannot remove that distance from that source. Okay, next is the किसी भी सिंगल लूप सर्किट में से करंट किस तरह से फ्लो करेगा। आपके पास एक सिंगल सा लूप है, एक बड़ा सिंपल सा इजी सा आपके पास सिंपल लूप का सिंगल लूप का एक सर्किट है जिसमें सिर्फ आपके पास एक कोई रेजिस्टर आर लगा हुआ है और उसके अक्रॉस आपने कोई वोल्टेज सोर्स लगाया हुआ है जो कि दोनों एंड के अक्रॉस, यानी कि अपने को ईएमएफ सोर्स जो है वो लगा दिया है, ठीक है। अब ईएमएफ सोर्स आपने इस सिंपल सर्किट के अक्रॉस लगाया हुआ है, तो हमने ये चेक करना है कि इसकी वजह से कितना करंट जो है इसमें से फ्लो कर रहा है, हम उस करंट को कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंगल लूप सर्किट है, इसके अंदर का मतलब इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई सीरीज में या पैरेलल में चीजें नहीं लगी हुई, एक सिंगल नोड सर्किट है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक ही नोड है और एक सिंगल लूप है। तो इसके अंदर सिंपली एक रेजिस्टर आर लगा हुआ है इस सर्किट के अंदर, एंड अ बैटरी ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड, ठीक है। अब क्या करेगा, जब ये बैटरी लगाएंगे तो उसकी वजह से कोई करंट आई जो है इस सर्किट में स्टैब्लिश होगा, एंड द वैल्यू ऑफ दिस करंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग वेरियस मेथड्स, ठीक है। दो तरह से हम वो करंट आई फ्लो कर जो इसमें से फ्लो कर रहा है वो फाइंड कर सकते हैं। एक तो है एनर्जी कंजर्वेशन मेथड, ठीक है ना। दो मेथड हैं जिससे हम इसको बेसिकली फाइंड कर सकते हैं, एक एनर्जी कंजर्वेशन मेथड है और दूसरा जो है हमारे पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस मेथड है, ठीक है। दोनों से आप करंट आई जो है फाइंड कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से जो है वो कैसे फाइंड करेंगे। अभी हमने देखा कि बाय डेफिनेशन ईएमएफ सोर्स किसके इक्वल है, डी डब्ल्यू ओवर डी क्यू। तो यहाँ से आप वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हो इसके इक्वल है, लेकिन अब हमें पता है कि पावर किसके इक्वल होती है। अब इस ईएमएफ सोर्स की जो पावर है वो किसके इक्वल है, डी डब्ल्यू ओवर डी टी। सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क हमें पता है पावर के इक्वल होता है। तो यहाँ से भी आप वर्क डन निकाल लें, डी डब्ल्यू इधर कर लें, पावर ये पी इधर ले जाएं, ठीक है। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पी डी टी। अब पावर जो है पी जो है वो आई वी के इक्वल भी होता है, ठीक है। आई वी के इक्वल भी होता है पावर जो है। तो V क्या है, वोल्टेज है, एंड बाय ओहम लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो V की वैल्यू पुट करें, यहाँ पे आई आर पुट करें, एक आई ये था, आई स्केयर आर हो जाएगा। तो बेसिकली पावर जो हमेशा इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो पावर होती है, ठीक है, पावर एनर्जी होती है दैट इज सिंपली इज इक्वल टू आई स्केयर आर। इलेक्ट्रिक पावर इसको हम बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पावर जो है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर वो आई स्केयर आर के इक्वल होती है, ठीक है? अब इस पावर पी की आई ये जो वैल्यू है ये आप यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे तो डी डब्ल्यू जो है इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को देखें, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, यहाँ पे देखें डी डब्ल्यू इसके इक्वल है और यहाँ पे डी डब्ल्यू जो हमारे पास जो है वो इसके इक्वल है। तो इन दोनों को सिंपली कंपेयर करें, ठीक है। इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। इनको कंपेयर करेंगे तो ये दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी। यहाँ से इनका कंपैरिजन करें, इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, रीअरेंज करें, इसको आई के लिए सॉल्व कर लें सिंपली, ठीक है ना। इसको आई के लिए आपने सॉल्व कर लेना। ये देखें डी क्यू है, यहाँ पे डी टी है, इसको एक तरफ ले जाएं, डी टी को इधर ले जाएं तो ये डी क्यू ओवर डी टी हो जाएगा, और डी क्यू ओवर डी टी किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। वो वैल्यू पुट करें, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, थोड़ा सॉल्व करें। से आप इसको आई के लिए देखें सॉल्व कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू ई ओवर आर, ठीक है। एक तो ये मेथड था एनर्जी कंजर्वेशन मेथड से, कि हमने यहाँ से उस करंट आई की जो उस लूप के अंदर सिंगल लूप सर्किट के अंदर जो करंट जो है उस ईएमएफ सोर्स की वजह से जो सेटअप हुआ है, एस्टेब्लिश हुआ है, वो हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली बन वही रहा है, ओहम लॉ ही बनता है इसका। अगर आप डायमेंशन चेक करें अगेन,
ये आर को उधर लेके जाएँ, देखो आई आर, और ये क्या है ई, वहाँ भी हम वी यूज़ करते हैं, तो वी भी आप देखें आपके पास बेसिकली एक पोटेंशियल का यूनिट है उसका भी, और यहाँ पे ई जो इलेक्ट्रोमैटिक मोटिव फोर्स है, इसका यूनिट भी जो है वो पोटेंशियल का ये वोल्ट है। तो सिंपली ये बन वही चीज़ रही है, आपके पास ओहम्स लॉ की ही फॉर्म बन रही है, I is equal to E over R. So this is the value of the current in the single loop circuit. एक तो ये मेथड है, इसे हम फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेथड है। पोटेंशियल डिफरेंस मेथड से भी आप यही चीज फाइंड कर सकते हैं सिंपली। देखिए इसमें में भी आपको शायद थोड़ा-सा पिक करने में मुश्किल हो, क्योंकि इसमें बेसिकली वो किर्चॉफ्स वोल्टेज रूल जो वो यूज़ कर रहा है, तो चूँकि हमने किर्चॉफ मेथड पढ़ा है, क्योंकि वो मेथड होता है हम लूप्स के ऊपर लगाते हैं। सिंगल लूप सर्किट है, डबल लूप सर्किट है, ट्रिपल लूप सर्किट है। हम सर्किट लेते हैं और हर सर्किट के अंदर हम देखते हैं कि कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, और उन तमाम टोटल जो वोल्टेज सोर्स है, उसकी जो वोल्टेज है दैट विल बी इक्वल टू द ऑल वोल्टेजेस ड्रॉप अक्रॉस ऑल सर्किट्स। उनको हम सम अप करते हैं, वहां से आ जाता है। तो इसको आई थिंक सो स्किप कर देते हैं, क्योंकि आपको मे बी समझ ना आए, बिकॉज ये आपकी उसमें है नहीं है, जरा उसे थोड़ा डेविएट कर जाता है, क्योंकि हमने किर्चॉफ्स लॉ पढ़े अभी किए नहीं है, इसमें आपके इस कोर्स में उसका है नहीं है शामिल। तो अगर तो आपको थोड़ा सा आइडिया है फिर तो आप कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें मुश्किल चीज कोई नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, मैग्नेटिज्म क्या होती है, मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स को कहाँ यूज कर सकते हैं, मैग्नेट्स क्या होते हैं, ठीक है, मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, परमानेंट मैग्नेट्स कौन से होते हैं, आर्बिट्रेरी मैग्नेट्स या सॉफ्ट मैग्नेट्स कौन से होते हैं, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट हम प्रॉपर्ली अब आ रहे हैं मैग्नेटिज्म वाले पार्ट पे। तो सबसे पहले तो ये कि मैग्नेटिज्म है क्या, ठीक है। मैग्नेटिज्म देखें, ये एक बेसिकली बॉडी की एक प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी की, उसकी एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कि जिसकी वजह से वो बॉडी जो है स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। वो बॉडी यानी कि वो जो पीसेस ऑफ आयरन उनको अपने फ्रीली रखा हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है या उनको रखा हुआ है, उनको अगर अब वो बॉडी के अंदर कुछ ऐसी एबिलिटी है, कोई ऐसी सलाहियत है कि वो उन आयरन पीसेस को अपनी तरफ जो वो अट्रैक्ट कर सके, वो दैट एबिलिटी, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। यानी कि वो जो अट्रैक्शन है उस बॉडी की आयरन पीसेस के लिए, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म। एंड इट ऑलवेज पॉइंट्स, मतलब जब वो उसको अट्रैक्ट करे तो वो इस तरह से उसको अट्रैक्ट करे कि वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट्स करे, ठीक है ना। दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म और मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। तो ये होगी, ये उसकी जो एबिलिटी है उसको अट्रैक्ट करने की, उस आयरन को बॉडी की, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। और जो मैग्नेटाइजेशन की स्टडी है दैट इज कॉल्ड द, यानी कि देखिए ना मैग्नेटाइजेशन जो है उस मटेरियल की, उसके साथ डेफिनेटली कोई ना कोई प्रॉपर्टीज भी एसोसिएटेड है, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी एसोसिएट होंगी। तो उन तमाम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की जो स्टडी है, ठीक है, जो उन मैग्नेट्स के साथ लिंक कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म, ठीक है ना। यानी कि अब यूं कह सकते हैं कि मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज को की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिज्म। तो अब किस तरह की वो प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैग्नेट्स होते हैं किस तरह। देखिए दो तरह के बेसिकली मैग्नेट्स होते हैं, एक तो होते हैं परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट्स ये होते हैं कि उनको आप कुछ भी कर लें, जैसे भी कर लें, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, उनकी मैग्नेटाइजेशन को आप खत्म नहीं कर सकते हैं, यानी कि उनको डीमैग्नेटाइज आप नहीं कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द परमानेंट मैग्नेट्स। और दूसरे जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। दो तरह की ये इंपॉर्टेंट इसके टाइप्स हैं। तो पहले तो देखते हैं कि परमानेंट मैग्नेट्स क्या है। ये परमानेंट magnetic materials जो हैं that comes from ores, okay, they are made from hard magnetic materials। ये परमानेंट मैग्नेट्स जो हैं वो हमेशा मटेरियल दो तरह के होते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल भी होते हैं और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल भी होते हैं। अभी क्योंकि आपका ये कोर्स इतनी हम इसमें डिटेल में जा नहीं सकते, मे बी नेक्स्ट आप कल को रिसर्च वगैरह में आते हैं, आप को आपको आइडिया होगा कि मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होती हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं डिफरेंट। तो सिंपली अभी सिर्फ इतना इस हद तक आप इसको जान लें कि देखिए जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो भी फर्दर दो तरह की होती हैं। कुछ होते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, कुछ होते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना आसान होता है। जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करना मुश्किल होता है। तो जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनसे
मिलके जो मैग्नेट्स बनते हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स कहलाते हैं, ठीक है ना? वो मैग्नेट्स जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से मिलके बनते हैं, यानी कि दे फॉर्म फ्रॉम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, उनको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट्स। अब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन-कौन से होते हैं? कोबाल्ट है, स्टील है, ठीक है, ऑलनिको है। ऑलनिको बेसिकली एक अलॉय है, जिसमें एल्यूमीनियम, निकल और कोबाल्ट हम यूज़ करते हैं। 3 एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है, उनका जो मिक्सचर लिया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द ऑलनिको अलॉय, ठीक है? तो ये सारे के सारे जो मटेरियल्स हैं ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। इन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स से जो मिलके मैग्नेट्स बनती हैं दैट आर कॉल्ड द परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है ना? तो इनको यानी कि मैग्नेटाइज़ और डीमैग्नेटाइज़ करना जो है वो मुश्किल होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स की, कौन-कौन सी हैं? When a bar magnet is dipped into iron fillings, ठीक है, few of them adhere to central part which while many of them clusters to ends which are called poles of the magnet. Simply कि जब आप किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल्स को, ठीक है, बार मैग्नेट्स को आपने क्या किया, आयरन के पीसेस पड़े हुए थे। Okay, here are some properties of the permanent magnets. सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जब आप किसी भी मैग्नेट्स को, बार मैग्नेट्स को आयरन फिलिंग के अंदर डिप करें, यानी कि आयरन के आपके पास पीसेस हैं, बहुत ज़्यादा क्लस्टर है वो, एक हो आयरन का, उसके अंदर आप किसी बार मैग्नेट को जब डिप करते हैं तो होता है क्या है कि उनमें से कुछ जो हैं, बहुत कम जो हैं वो सेंट्रल पार्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जो मोस्टली हैं, मतलब ज़्यादातर जो आयरन के पीसेस होंगे, जो क्लस्टर होंगे, जो होंगे सारे के सारे वो पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है ना? तो वो इसके एंड्स की तरफ जब वो अट्रैक्ट होंगे, तो जो एंड्स पार्ट है उस बार मैग्नेट के, दे आर कॉल्ड द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। द मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, ठीक है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अट्रैक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। द नॉर्थ पोल रिपेल्स अनदर नॉर्थ पोल, ठीक है, हमेशा नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करता है और साउथ जो है वो साउथ को रिपेल करता है। ऑपोजिट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यानी कि नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, और जबकि साउथ साउथ पोल को रिपेल करेगा। तो एक सिंपल सी रूल है, हमें पता है कि हमेशा ऑपोजिट जो है वो अट्रैक्ट करते हैं, तो नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ नॉर्थ को भी रिपेल करेगा और साउथ साउथ को भी रिपेल करेगा। द पोल ऑफ अ मैग्नेट नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द मैग्नेट। ओके, एक चीज, किसी भी हम देखें, बार मैग्नेट है सिंपल, जैसा ये आपको नजर आ रहा है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। कभी भी आप किसी पोल को मैग्नेट से सेपरेट नहीं कर सकते कि आप ये करें कि आप यहाँ से इसको सेंटर से कट कर दें और कट करके आप ये समझें कि मैंने साउथ पोल को नॉर्थ पोल से सेपरेट कर दिया, नहीं। जैसे ही आप इसको यहाँ से कट करेंगे, ये कट करने का मतलब है कि अब ये 2 पीस बन गए मैग्नेट के। जैसे 2 पीस बनेंगे तो इसका जो ये वाला एंड जो आपने कट किया होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नॉर्थ पोल जो है वो खुद ही आ जाएगा। यानी कि फिर से इसका एक साउथ पोल होगा, इसका नॉर्थ होगा। इस वाले पीस का भी ये नॉर्थ पोल तो ऑलरेडी था, यहाँ पे जो ये वाला एंड होगा ये साउथ पोल बन जाएगा। तो कभी भी किसी भी मैग्नेट के, चाहे जितना मर्ज़ी इसको छोटे से छोटे हिस्से में आप काट लें, उसका कभी भी एक पोल नहीं आपको मिलेगा। जितनी दफ़ा भी काटेंगे हमेशा उसके 2 पोल ऑटोमेटिकली बन जाएँगे। नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा रहेंगे। आप 2 पोल्स को सेपरेट नहीं कर सकते कभी भी। व्हेन इट इज़ सेपरेटेड, द सेपरेटेड एंड इज़ अगेन मैग्नेट। जो पार्ट को आप सेपरेट करेंगे, जिस पार्ट को कट करेंगे वो फिर से मैग्नेट बन जाएगा, ठीक है? सो द मैग्नेटाइजेशन इज़ कंसंट्रेटेड एट पोल्स देन सेंट्रल पार्ट ऑफ द मैग्नेट। और हमेशा मैग्नेटाइजेशन जो है, जो इसके जो पोल्स होते हैं वो हमेशा, आप कभी मैग्नेट पकड़ के देखें, चीज़ों को कोई बाहर मैग्नेट लें, उसको आप आयरन से या कोई भी ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल से है, उसके साथ आप उसको इंटरेक्ट करें, आप देखेंगे कभी भी वो उस बार मैग्नेट के सेंट्रल पार्ट की तरफ नहीं जाएँगे, हमेशा उसके जो एंडिंग होगी, एंड्स होंगे, पोल्स होंगे, उसकी तरफ वो मटेरियल जो है वो अट्रैक्ट होगा। तो हमेशा मैग्नेटाइजेशन जो है वो एंड्स पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करती है रादर देन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मैग्नेट। ओके, एंड व्हेन अ स्टील और आयरन बार इज रब्ड अगेंस्ट द मैग्नेट, ठीक है, जब आप किसी स्टील या आयरन को किसी मैग्नेट के साथ, किसी मैग्नेट बार के साथ आप रब करते हैं, तो क्या होता है, वो मटेरियल भी, वो स्टील या आयरन भी क्या होता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। उसके उसको भी, इसकी भी कोई ना कोई मैग्नेटाइजेशन आपके पास आ जाएगी, दे इट विल मैग्नेटाइज। उसके बाद डीमैग्नेटाइज करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब आपने उसकी मैग्नेटाइजेशन खत्म करनी है, तो आप सिंपली उस बार वो जो स्टील का या आयरन का पीस था, उसको आप या तो हीट कर दें, या फिर उसको आप जो है वो ड्रॉप करें ग्राउंड के ऊपर, मतलब बार-बार उसको ज़मीन पे गिराते जाएँगे तो वो डीमैग्नेटाइज होता जाएगा, ठीक है? उसकी जो मैग्नेटाइजेशन है वो खत्म होती जाएगी। तो ये एक वे होता है उसको, यानी कि हीटिंग प्रोवाइड करना, उसको थर्मली हीट करना, या उसको आप ग्राउंड पे सेवरल टाइम्स ड्रॉप करेंगे तो आप उसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं। मैग्नेटाइज करना है तो सिंपली उसको किसी बार मैग्नेट से रब कर दें, डीमैग्नेटाइज करना है तो उसको आप हीट कर दें या उसको सेवरल टाइम ग्राउंड पे ड्रॉप करें, ठीक है? तो वो उसको वो डीमैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। अब ये रीजन
देखिए ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमेशा स्टार्ट होती हैं एक पोल से दूसरे पोल के, यानी कि हमेशा नॉर्थ टू साउथ पोल जाती हैं। नॉर्थ से स्टार्ट हो रही हैं और एंड कहाँ पे हो रही हैं? साउथ पोल की तरफ, ठीक है ना? नॉर्थ से एंड हो रही हैं और साउथ पोल की तरफ एंड हो रही हैं। तो ये जो रीजन है इस बार मैग्नेट की सराउंडिंग में, जिस सराउंडिंग के अंदर ये आपको ये फील्ड लाइन जो है वो नज़र आ रही हैं, ये फील्ड लाइन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नेटाइजेशन की बात करें। जब हम चार्जेस के पे थे तो एक चार्ज की सराउंडिंग में जो लाइन्स थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स थी। यहाँ पे हम एक मैग्नेट की बात करें तो इस मैग्नेट की सराउंडिंग में ये जो आपको फील्ड लाइन्स नजर आ रही हैं, दे आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, एंड द रीजन ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज सिंपली कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, किसी बार मैग्नेट की सराउंडिंग में वो रीजन जहाँ पे आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का इफेक्ट फील कर सकें, जहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स आप बेसिकली कह लें कि मैग्नेटिक फोर्स आप फील कर सकें, दैट रीजन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से रिप्रेजेंट करते थे, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, और मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी के साथ, और ये भी एक इसके ऊपर ये आपको एरो नजर आ रहा है, इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी होगी और इसकी मैग्नीट्यूड भी होगी। डायरेक्शन इसकी कहाँ से किस तरफ है? नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ है। सो वेक्टर क्वांटिटी, तो इस डायरेक्शन इज डिफाइंड बाय मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इसकी अपने मैग्नेटिक फील्ड की अगर डायरेक्शन बतानी है तो आप सिंपली चेक करें कि आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वही आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर वो नॉर्थ से टू साउथ है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ है। ठीक है, दे ऑलवेज कम फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंटर इनटू साउथ पोल। नॉर्थ से साउथ की तरफ हमेशा जाती हैं, यानी कि नॉर्थ से आउट होती हैं और साउथ में एंटर होती हैं। द अदर इज द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? आप सिंपल कोई वायर लेते हैं, ठीक है। परमानेंट हमने मैग्नेट देखा कि जो मैग्नेटिक हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से मिलकर बनते हैं वो परमानेंट मैग्नेट्स हैं। दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट किससे बनते हैं कि सिंपल देखें, आपने एक करंट कैरिंग वायर ली, आपने सिंपल एक वायर ले लिया, कंडक्टर ले लिया, ये स्ट्रेट वायर कह लें सिंपली, आपने एक स्ट्रेट वायर लिया जो कि एक्ट कर रही है, क्योंकि मेटेलिक वायर है तो एज अ कंडक्टर एक्ट करेगी। तो आपने एक स्ट्रेट वायर कंडक्टर ले लिया है। अब इसमें से कोई इलेक्ट्रिक करंट आप जो है फ्लो करें, ठीक है। जब इसमें से कोई इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो क्या करेगा, वो कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, ठीक है ना। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से जनरेट होगी? देखिए, करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर के अक्रॉस, इसके इसके अंदर, ठीक है ना, इसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा। जो इसकी लेंथ होगी, जो कंडक्टर की लेंथ है, उस लेंथ में से आपने कोई करंट आई पास किया है, तो उस करंट आई के पास करने से इसकी सराउंडिंग में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में होगी? सर्कल्स की फॉर्म में जनरेट होगी। ठीक है, आप उसको कैसे सिंपली अगर आप चेक करना चाहें, आपको इनिशियली नहीं पता है कि आपके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई है उसकी डायरेक्शन है क्या। देखिए, इसका एक सिंपल रूल होता है, राइट हैंड रूल जो है एक बेस्ट वे है डायरेक्शन फाइंड करने का मैग्नेटिक फील्ड की। आपने सिंपली क्या करना है, उस करंट कैरिंग वायर को अपने हाथ में पकड़ें और अपनी फिंगर्स को उस करंट कैरिंग वायर के अक्रॉस जो है, उसके अलोंग जो है सर्कुलर डायरेक्शन में आप कर्ल कर लें। आपने फिंगर्स अपनी कर्ल कर ली और आपको जो इरेक्टेड इरेक्टेड थंब की जो डायरेक्शन है, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, आपकी जो थंब की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन होगी, और जो आपकी कर्ल्ड फिंगर्स की डायरेक्शन है वो उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। थंब की डायरेक्शन इंडिकेट करेगी कि इलेक्ट्रिक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और जो आपकी कर्ल्ड फिंगर्स हैं, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करेंगी कि ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो अब ये फिंगर्स किस तरफ कर्ल हो रही हैं? सर्कुलर वे में। इस वायर के अक्रॉस जो है वो सर्कुलर फॉर्म में ये कर्ल हो रही हैं। तो ये जो सर्कुलर डायरेक्शन होगी, ठीक है, तो ये सर्कुलर डायरेक्शन जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सो दिस कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, अब ये आपने कि सिंपल एक मटेरियल था, सिंपल एक कंडक्टिंग मटेरियल था, उसमें से आपने खुद से करंट आई फ्लो किया, उस करंट आई के फ्लो करने से कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई अराउंड दैट सर्कल, एंड दैट कंडक्टर विल बिकम नाउ अ इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, तो ये डिफरेंस है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में और हार्ड मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट्स के अंदर।
द नेक्स्ट इज द यूज ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अब इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, इसको आप जरा इसको रीड कर लें। इसको हम रेफ्रिजरेटर मैग्नेट्स से लेके मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग डाटा, मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग टेप्स, कंप्यूटर, मैग्नेटिक चिप्स, आपके पास ये जो मेमोरी कार्ड्स होते हैं उसमें, इसके अलावा जो एटीएम कार्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड्स हैं, इनके अंदर जो है हर जगह पे आपको एक मैग्नेटिक चिप नजर आएगी दैट इज बेसिकली यूज टू रिकॉर्ड द डाटा मैग्नेटिकली। यानी कि बेसिकली आप मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, टेप रिकॉर्डिंग करते हैं एंड सो ऑन, हार्ड ड्राइव है, इस तरह की सारी चीजें जो इसके अंदर जो है वो बेसिकली आपने मैग्नेटिक डाटा को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैग्नेटिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं, स्टोर कर रहे होते हैं आप इन चिप्स के ऊपर डाटा को मैग्नेटिकली। तो एक तो इसका ये यूज है कि रेफ्रिजरेटर से लेके इवन कि कंप्यूटर डिस्क तक तमाम हर किस्म की मैग्नेटिक स्टोरेज और रिकॉर्डिंग के लिए जो है हम इसको मैग्नेट्स को यूज करते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा उसकी मैग्नेटाइजेशन ज्यादा होगी, मैग्नेटिक एबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि जिस मटेरियल को जितना ज्यादा डिमैग्नेटाइज करना मुश्किल होगा, उतने ज्यादा वो मोर बेनिफिशियल होगा मैग्नेटिक स्टोरेज और रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिज्म को हम किस लिए यूज करते हैं, एमआरआई का आपने अक्सर नाम सुना होगा। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग उसको कहते हैं। ठीक है, उसमें भी बेसिकली हम क्या कह देते हैं, मैग्नेटिज्म को यूज कर रहे होते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हम यूज करते हुए जो है वो बॉडी को डीपली आप स्कैन कर रहे होते हैं। ठीक है ना, मतलब उनके इमेज जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, उनको आप इन डेप्थ उनके आप इमेजेस ले सकते हैं, उनको स्कैन कर सकते हैं। तो ये इसमें एक बहुत बड़ा इसका रोल है मेडिकल फिजिक्स के अंदर, कि इसकी मैग्नेटाइजेशन को आप मैग्नेटिज्म को जो है वो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेस क्राफ्ट में इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, मतलब जमीन और डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, उन सबका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर किस तरह से है, यानी कि प्लैनेट्स के बारे में, गैलेक्सीज के बारे में आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर और आपने जानना है, तो आप स्पेस क्राफ्ट में इसको भी यूज कर सकते हैं, अर्थ की मैग्नेटाइजेशन को यूज करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक बेल्स में इसको हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स में यूज होता है, फैंस, रेडियो, टेलीफोन एंड सो ऑन। ट्रांसफार्मर के अंदर जो ट्रांसफार्मर कोर्स लगे हुए होते हैं वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के लगे हुए होते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे मटेरियल्स के, देखिए ट्रांसफार्मर जब हम बनाते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम एनर्जी कम से कम डिसिपेट हो, पावर डिसिपेशन को हमने मिनिमाइज करना होता है। उसके लिए फिर ऐसे मटेरियल यूज किए जाते हैं जो जिनके अंदर पावर डिसिपेशन कम से कम हो। तो उसके लिए जो बेस्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज किए जाते हैं ट्रांसफार्मर कोर्स के लिए, दैट आर सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स में फर्दर बहुत सारे मटेरियल्स हैं, फिर नॉर्मली जो यूज होते हैं वो सॉफ्ट फेराइड्स यूज होते हैं। तो ये सारे इनके इन तमाम मैग्नेटिक मटेरियल्स को आप यूं कह लें कि आप इन तमाम जो प्रॉपर्टीज हैं उन मैग्नेटिक मटेरियल्स की, उन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की, उनको हम तमाम डिवाइसेस के अंदर, इन तमाम एप्लीकेशंस के अंदर जो है यूज कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी बेसिकली एप्लीकेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की कहाँ कहाँ उनका भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हैवी पीसेस अगर आयरन के हैं, उनको आपने अगर उठाना करना है एक जगह से दूसरी जगह आपने मूव करना है, तो वो भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेट से कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स अगेन मेडिकल फील्ड में उसका यूजेस है कि आपकी आईज में किसी किस्म की कोई आयरन फिलिंग चली गई है, लाइक बुलेट्स चली गई है या बुलेट्स लग गई है इस तरह से, ठीक है, तो उसके वाउंड को फिल करने के लिए, ठीक है, या आपके अंदर उसमें आपके आईज में वैसी किसी किस्म का कोई मैग्नेटिक फीलिंग, कोई आयरन कोई किस्म की कोई चीज चली गई है, उसको पुल आउट करना है, आपने बाहर निकालना है, तो उसके लिए भी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को डॉक्टर यूज करते हैं। ठीक है ना, उससे मतलब आप कह लें कि आपकी वो जो भी कोई ऐसी एलिमेंट, कोई ऐसी चीज अगर आपकी आईज में चली गई है तो उसको वो पुल आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके अलावा साइक्लोट्रॉन एसिलेटर है, ठीक है, उसमें इसको इसकी यूजेस है। तो ये सारी की सारी बेसिकली इसकी एप्लीकेशन हैं जहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज द हाउ यू कैन कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, कोई आपके पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसको अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज वी हैव अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल। आपके पास ये कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ एल है, ये जो आपको ये जो लूप नजर आ रहा है बेसिकली, इसे आपने देखना है, ये जो सर्कल नजर आ रहा है, ये आपके पास कोई यहाँ पे ये जो है, ये जो आपको सिलेंड्रिकल नजर आ रहा है, ये लेंथ में ये कंडक्टर है, इसकी जो लेंथ है दैट इज एल, एंड वी प्लेस दिस कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर रखा, वो मैग्नेटिक फील्ड बी हमने कैसे अप्लाई की, यहाँ पे हमने कोई मैग्नेट रख दी है,
ठीक है। अब वो किस तरह से रखा है मैग्नेट, देखें ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ और साउथ पोल जब रखेंगे हमें पता है कि नॉर्थ और साउथ पोल से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो जनरेट होती है, और सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है जनरेट होती है नॉर्थ से साउथ पोल की तरफ। तो देखें ये अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है जनरेट होगी। ये मैग्नेट आपने पहले लिया और उसके अंदर लाके आपने ये सिलिंड्रिकल कंडक्टर जो है वो रख दिया, यानी कि करंट कैरिंग कंडक्टर आपने इसके अंदर रख दिया। अब जब आप इसके अंदर ये रखेंगे, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने लाके जब ये कंडक्टर रखा है, तो उसकी वजह से इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, करंट आई जो है इस कंडक्टर में से फ्लो करेगा, ठीक है। एंड दैट विल बी फ्लो अराउंड द कंडक्टर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह से होंगी, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि करंट कैरिंग अगर कंडक्टर है, ये वायर है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, सिंपली सर्कुलर पाथ में होती है, ठीक है ना, सर्कुलर फॉर्म में वो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जो करंट फ्लो करेगा वो इस वायर जो आपने कंडक्टर वायर ली है, उस वायर के अलोंग, उसके अलोंग करंट फ्लो करेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी वो सर्कुलर फॉर्म में करंट कैरिंग कंडक्टर की सर्कुलर फॉर्म में फ्लो करेंगे। अब देखें ये हमने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की है, कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो उसमें उसको करंट आई फ्लो हुआ, उस करंट आई के फ्लो होने की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, ठीक है ना, वो जो हमने देखा कि वो सर्कुलर पाथ में है। अब यहाँ पे देखिए दो तरह की फील्ड्स हो गई हैं, एक तो ये आपने एक्सटर्नली दी, एक तो आपने ये एक्सटर्नल सोर्स बाहर से लिया, मैग्नेट को रखा, और उस मैग्नेट के रखने की वजह से देखिए नॉर्थ और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो सेटअप हुई, यानी कि आपने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई की है। उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आपने अपना करंट कैरिंग कंडक्टर रखा, उसमें से कोई करंट आई फ्लो हुआ, और उस आई करंट के फ्लो करने की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये सर्कुलर पाथ में है। अब दो तरह की इसमें फील्ड लाइंस है, एक तो ये जो स्ट्रेट लाइन में आपको नजर आ रही है जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, और जो सर्कुलर पाथ में आपको नजर आ रही है ये इस आई करंट ने जनरेट की है, ठीक है। तो अब होता क्या है, दिस मैग्नेटिक फोर्स, अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये इंटरेक्ट करती हैं, यानी कि जो जनरेट हुई है, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इट विल इंटरेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, जो आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की उसके साथ ये इंटरेक्ट करेगी, एंड इट विल गिव राइज टू अ मैग्नेटिक फोर्स, और कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स वहां पे वो जनरेट करेगी जब वो उसके साथ इंटरेक्ट करेगी। नाउ दिस मैग्नेटिक फोर्स, लेट्स सपोज हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, वह वो मैग्नेटिक फोर्स जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई एंड लेंथ एल ऑफ द कंडक्टर, ठीक है ना। and this magnetic force also perpendicular to the applied magnetic field B, ठीक। अब ये किस किस के परपेंडिकुलर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेटअप हुई है, वो मैग्नेटिक फोर्स करंट आई के भी प्रोपोर्शनल है, कंडक्टर की लेंथ भी प्रोपोर्शनल है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड थी उसके भी प्रोपोर्शनल है। उसके अलावा ओरिएंटेशन क्या है कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कि आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर को किस तरह से रखा हुआ है, पैरेलल रखा हुआ है, परपेंडिकुलर रखा हुआ है, या किसी एंगल से रखा हुआ है, वो ओरिएंटेशन, वो एंगल उसके भी वो प्रोपोर्शनल है। देखिए यहाँ पे वो मैग्नेटिक फोर्स जो है इन चार टर्म्स के प्रोपोर्शनल है, इन चार पैरामीटर्स के प्रोपोर्शनल, तो आप इनको कंबाइन कर लें, कंबाइन करेंगे तो ये इन सब के प्रोपोर्शनल है। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी को रिप्लेस करें, ये कांस्टेंट आ जाएगा के, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे आपके पास सिंपली आ जाएगा वो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल आ गई, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है। इसकी नॉर्मली जो वैल्यू होती है के की वो यूनिट होती है, ठीक है। ऐसे सिस्टम में इसकी जो वैल्यू है दैट इज यूनिटी, ठीक है। तो इसको नॉर्मली हम लिखते ही नहीं है क्योंकि इसकी यूनिटी, इसकी वैल्यू आप पुट कर दें यहाँ पे वन यूनिट, ठीक है, यूनिटी वैल्यू पुट करेंगे वन हो जाएगा, तो सिंपली फोर्स किसके इक्वल होगी, आई एल बी, ठीक है। आई एल बी, आई इज द लेंथ, सॉरी current to the conductor, L is the length of the conductor, and B is the applied magnetic field. तो सिंपली किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग वायर में से जो के जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है, वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आई एल बी के इक्वल होती है। आप ये आपने इसको याद रखना है। अब बाकी एंगल है, एंगल डिपेंड करेगा ओरिएंटेशन क्या है। अगर तो इसकी लेंथ और ये फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में है तो सेम का मतलब है पैरेलल है, एंगल जीरो है तो साइन जीरो जीरो, फिर तो कोई फोर्स नहीं लग रही। तो इसका परपेंडिकुलर होना जो मस्ट है, परपेंडिकुलर नहीं होगी पैरेलल होगी तो सिंपली जो है फोर्स वैनिश हो जाएगी, कोई फोर्स भी एक्ट नहीं करेगी,
ठीक है ना। पॉइंट टू बी नोटेड कि जब ये कंडक्टर की लेंथ और अप्लाइड मैग्नेटिक फोर्स अगर पैरेलल हो जाएंगी तो कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि एंगल 0 हो गया है और साइन 0 0 होता है। तो इनका परपेंडिकुलर होना मस्ट है, एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। साइन 90 आपको 1 देगा, फिर आपके पास आ जाएगा ILB। ठीक है, वरना तो ये वेनिश हो जाएगी, कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगी अगर आप कंडक्टर को अप्लाइड फील्ड के पैरेलल रख देते हैं तो। ठीक है, ये हम इसकी यूनिट वैल्यू पुट कर दी, तो ये ILB आ गया साइन थीटा। अगर इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो हमें पता है वेक्टर फॉर्म में किस तरह से क्लोज करके लिख सकते हैं। ये बेसिकली एंगल किसके दरमियान में, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, L और B के दरमियान का एंगल है ये। लेंथ क्या है और अप्लाइड फील्ड B जो है, इन दोनों की ओरिएंटेशन क्या है। बेसिकली इसको सिंपली अगर आपने ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हुए हैं, तो इसको आप सिंपली क्लोज करके लिख दें क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में L क्रॉस B। ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, L क्रॉस B को ओपन करें तो LB साइन थीटा। तो इसको हमने क्लोज करके वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। सो दिस इज द हेयर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, एंड हेयर I इज द करंट एंड B इज द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगी I L क्रॉस B। अगेन अब उसकी आपने डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो अगेन उसी तरह से आपने मैग्नेटिक जो है फील्ड लाइंस को आपने देखना है। आपने सिंपली अगेन राइट हैंड रूल यूज करें। ठीक है, राइट हैंड रूल को उसी तरह से यूज करते हुए आप अपनी उसकी डायरेक्शन में उसको कर्ल करें, फिंगर्स को कर्ल करें। आपकी जो थंब की डायरेक्शन होगी वो करंट I की डायरेक्शन होगी, और कर्ल फिंगर्स की जो डायरेक्शन होगी वो B की अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, वही डायरेक्शन जो आपकी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। अच्छा, एक इसमें अब आप इसकी नेक्स्ट जो है एक लिमिटेशन है। यहाँ पे भी हमने जो ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया ILB, एफ मैग्नेटिक की कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट कैरिंग वायर है, उसके ऊपर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो हमने अभी देखा ILB के इक्वल है। अच्छा, अब इसमें दो चीजें थी, जब ये फार्मूला आपने यूज करना है तो वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड कि ये फार्मूला आप तब अप्लाई करेंगे जब आपके पास जो वायर थी वो स्ट्रेट थी, और जो मैग्नेटिक फील्ड वो जो आपने बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जो आपने अप्लाइड यूज की थी वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी। ठीक है ना, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी कि कभी फील्ड की वैल्यू कुछ है, कभी बी की वैल्यू कुछ है, कभी कुछ नहीं। एक उसकी फिक्स वैल्यू थी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड थी। और जो आपका वायर था, कंडक्टर था, जो वायर थी वो स्ट्रेट थी। ठीक है, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है, एफ इज इक्वल टू ILB, जब फील्ड यूनिफॉर्म हो और वायर जो है वो स्ट्रेट है। अगर ऐसा होता है कि वायर स्ट्रेट नहीं है और फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, तो फिर उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। लेकिन फिर हम उसमें इंटीग्रेशन को इन्वॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें टोटल हमें नहीं पता है, क्योंकि फील्ड वेरी कर रही है, पॉइंट टू पॉइंट फील्ड जो है वो वेरी कर रही है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर हम उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो फिर आपने क्या करना है, वायर भी चूंकि स्ट्रेट नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, अगर स्ट्रेट नहीं है तो आपने उस वायर को छोटी 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 लेंथ सेगमेंट में आपने डिवाइड करना है। ठीक है, हर लेंथ सेगमेंट में से आपने देखना है कि उसकी लेंथ कितनी है और वहां कितनी उस वक्त वहां पे फील्ड की वैल्यू क्या है। तो इस तरह से हर लेंथ सेगमेंट की पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है वो आपने फाइंड कर लेनी है, एंड सो ऑन। फिर उसको अपने टोटल अपनी वायर के ऊपर या टोटल अपने मटेरियल के ऊपर आपने फिर उसको इंटीग्रेट कर लेना। ठीक है ना। तो ये सिंपली ये आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे हम देखिए, हम L यूज नहीं कर रहे क्योंकि हमें उसकी लेंथ नहीं है, स्ट्रेट नहीं है। स्ट्रेट नहीं था तो हमने उसको छोटे छोटे पीसेस में लिया, हमने उसका एक छोटा सा लेंथ सेगमेंट ले लिया DS क्रॉस B। यहाँ पे अब हम L क्रॉस B नहीं ले रहे, क्योंकि हम टोटल लेंथ नहीं ले रहे, हम उसका छोटा सा हमने एक सेगमेंट लिया, उस सेगमेंट में से हम देखेंगे कि कितनी फोर्स लग रही है। फिर नेक्स्ट सेगमेंट लेंगे, नेक्स्ट सेगमेंट में देखेंगे कितनी फोर्स लग रही है, फिर नेक्स्ट सेगमेंट एंड सो ऑन लेते लेते फिर हमने टोटल देखना है कि यानी कि टोटल उसको पूरी लेंथ के ऊपर फिर आप इंटीग्रेट कर दें। ठीक है ना, तो आपके पास टोटल मैग्नेटिक फोर्स जो है वो आ जाएगी। तो ये नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर हैविंग लेंथ L आपके पास आ जाएगा। उसको I 0 से लेके, क्योंकि जो लेंथ सेगमेंट है जो आपकी वायर है वो 0 से लेके L तक उसकी लेंथ है, यानी कि उसकी टोटल लेंथ जो L है। बट वो स्ट्रेट नहीं है, ठीक है ना, यूं कर्ल करके या टर्न करके या जैसे भी है वो स्ट्रेट उसकी जो है वो फॉर्म नहीं है। तो इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लें, इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास वही वही चीज़ है, IB साइन थीटा। उसको ओपन कर लिया, यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ था, यहाँ पे ओपन करके लिख लिया, तो ये एक ही चीज़ है। यानी कि ये आपने उस वक्त यूज करना है, इसकी इंटेग्रल फॉर्म उस तरह उस वक्त यूज करनी है जब आपके पास मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जब यूनिफॉर्म नहीं है और जो वायर है वो स्ट्रेट नहीं है। देन यू कैन यूज दिस रिलेशन
to find the magnetic force on a non-straight and non-uniform magnetic field. एप्लीकेशंस क्या हैं? देखिए, जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, हमें पता है कि उसके ऊपर हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसके ऊपर कोई ना कोई इन चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फोर्स जो एक्ट करती है, ठीक है ना? और वो इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो हमेशा उस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होती है और सिंपली इसको हम फाइंड करते हैं F इज इक्वल टू QE। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं कि इस तरह से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगी और उसकी ये वैल्यू होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है? अच्छा, नाउ इफ द चार्ज इज फ्री टू मूव, यहाँ पे था जब तक चार्ज स्टैटिक थे। नाउ इफ द चार्ज इज फ्री टू मूव देन इट विल एक्सेलरेट द एक्सेलरेशन, ठीक है ना? डेफिनेटली वो कोई किसी न किसी एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेट होगा वो चार्ज। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ वो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? F इज इक्वल टू ma होता है, तो यहाँ से वो एक्सेलरेशन निकालें, A इज इक्वल टू FE/m। ये वो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू पुट करें QE/m, तो यहाँ से ये वो आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो आ गया, ठीक है? तो अब आपने अगर उसकी पोजीशन, ये आपने उसका एक्सेलरेशन बता दिया, कोई एक चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़ा हुआ है, मूव कर रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन आप इस फार्मूले से बता देंगे। अगर आपने उसकी पोजीशन बतानी है कि फलां टाइम पे उसकी पोजीशन क्या है, तो सिंपली अगर आपको याद हो, आपने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ी होंगी, आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी होंगी, ठीक है ना? इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी होंगी सिंपल मैकेनिक्स के अंदर। तो उन इक्वेशन को यूज करके आप उसकी मोशन भी बता सकते हैं कि यानी कि उसकी पोजीशन किसी भी टाइम टी के ऊपर उस चार्ज पार्टिकल की पोजीशन क्या है, तो आप उन इक्वेशन को यूज करके वो पोजीशन भी बता सकते हैं। तो डेफिनेटली अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई वर्क डन भी करेगी, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल उसके अंदर मूव कर रहा है, आपने उसको अलाउ कर दिया है, वो एक्सेलरेट भी हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कोई ना कोई इसके ऊपर वर्क डन भी करेगी। अब क्योंकि ये तो बात हो रही थी कि हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगी, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो मूव कर रहा है तो उसका ये एक्सेलरेशन भी आ गया, ठीक? अच्छा, अब अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, यानी कि किसी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप मूव करवाएं और इस तरह से मूव करवाना है, इस तरह से आपने उसको एंटर करवाना है कि उसकी जो मोशन है, मूवमेंट है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी है वो उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, पैरेलल ना हो। पैरेलल होगा तो कोई वर्क डन नहीं होगा, ठीक है ना? मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी जो है उसकी, और आपने उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, तो जस्ट लाइक इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो अब क्या होगा, उसके ऊपर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स भी एक्ट करेगी, है ना? जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रखा तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स के ऊपर एक्ट की, इसी तरह से हमने किसी मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाया विद वेलोसिटी v, उसके ऊपर कोई ना कोई मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगी, ठीक है? अब वो मैग्नेटिक फोर्स जो वो किसके इक्वल होगी, दैट विल बी इक्वल टू q इनटू v क्रॉस v, ठीक है ना? ये मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगी ऑन द चार्ज पार्टिकल, और वो चार्ज पार्टिकल जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, हमेशा जब आप इस तरह से करते हैं तो चार्ज पार्टिकल जो है वो हमेशा सर्कुलर पाथ में वो मूव करता है, तो उसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगी वो इसके इक्वल होगी q इंटू v क्रॉस v, ठीक है? नाउ द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज 0, ठीक है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड में वर्क डन क्यों 0 होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन 0 नहीं है, दिस वर्क उसने कोई ना कोई वर्क डन किया है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई वर्क डन कर रही होती है, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स जो है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जो है 0 होता है। व्हाई? उसका रीजन क्या है? ये आपने मुझे बताना है, इसका आंसर चेक करके कि क्यों 0 होता है, ठीक है? जस्ट लाइक आपकी नेक्स्ट क्लास असाइनमेंट है, ओके? ये इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन है, सॉरी वैल्यू है F इज इक्वल टू क्यू ई, और ये मैग्नेटिक फोर्स है जो उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगे, यानी कि जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगी, जब आपने उसे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया तो उसके ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। अच्छा, अगर अब ऐसा है ऐसे सिचुएशन हो कि आप उस चार्ज पार्टिकल को ऐसे रीजन के अंदर रखें जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों चीजें प्रेजेंट है एट द सेम टाइम, तो फिर उसके ऊपर टोटल कितनी फोर्स लगेगी? देखिए, फिर उसके ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम होगी, क्योंकि दोनों ही फोर्सेस फिर अप्लाई होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करनी है, मैग्नेटिक फील्ड ने मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करनी है,
तो दोनों ही फोर्सेस फिर उसके ऊपर लगेंगी और जो टोटल नेट फोर्स होगी वो किसके इक्वल होगी, सिंपली उन दोनों फोर्सेस का सम होगी। तो वो दोनों फोर्सेस ऑलरेडी हम देख चुके हैं कौन सी हैं, ये इलेक्ट्रिक फोर्स थी QE प्लस ये मैग्नेटिक फोर्स थी, ठीक है। इन दोनों को सिंपली आपने ऐड कर लेना है। इसको इनको आपने ऐड कर लिया, इन दोनों में देखिए Q कॉमन है, Q एक स्केलर क्वांटिटी है, Q को आप बाहर निकाल लें, ठीक है। तो पीछे आपके पास बचेगा E प्लस V क्रॉस P। सो this force is called the this force is called the Lorentz force. Okay? Lorentz force, which is basically the sum of the electric force and the magnetic force. इन दोनों forces का sum होती है Lorentz force। तो ये Lorentz force का expression है, यहाँ से आप Q को कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रिक फोर्स थी जो चार्ज पार्ट के ऊपर थी, जबकि वो मतलब रेस्ट में हो सकता है, ये मोशन में जो भी है। और ये जो FM था ये मैग्नेटिक फोर्स थी, और ये सिर्फ तभी लगेगी जब चार्ज पार्टिकल मोशन में है, क्योंकि हमें पता है कि मैग्नेटिक फोर्स तभी लगती है जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं। चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट पे हैं तो कोई मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि मूव ही नहीं करे तो उसका मतलब है करंट ही फ्लो नहीं हो रहा, बात ही खत्म। ये तभी एक्ट करती है मैग्नेटिक फोर्स जब चार्ज पार्टिकल इन मोशन होते हैं। दिस इज कॉल्ड द लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। इस